हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज इसमें आगे हम देखेंगे परागगण। देखते हैं इसके बारे में क्या होता है परागगण। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागगण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। चूंकि दोनों ही प्रकार की युग्मक अचल है, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न होगा? क्या कहा गया है कि जब परागकण और भ्रूणकोश पैदा होते हैं तो ये दोनों ही सतरीकेसर और उपकेसर इसके जो भाग है ये क्या है, अचल है, गति नहीं कर सकते। और इनको पास लाने के लिए क्या आवश्यक होगा इसके बारे में जानेंगे। और यह क्रिया किसके द्वारा हो गई? परागण के द्वारा। हमें पता है क्योंकि ये इनके दोनों केसर और सतरीकेसर की युग्मक आपस में गति नहीं कर सकते, तो इनको परागण के द्वारा आपस में पास लाया जाता है। देखते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। मतलब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होगा? एक परागण एक क्रिया है, प्रक्रम है। परागकणों परागकोश से झड़ने के पश्चात का सतरीकेसर के वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण या संचरण को परागकण कहा जाता है। परागकण जो नर युग्मक है वो क्या होएगा? जब झड़कर मादा युग्मक की तरफ जाएगा, पहले वर्तिकार्ग पर पड़ेगा, वर्तिकार्ग से गिर के वो वर्तिका नलिका से होते हुए अंडाशय तक जाएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? परागगण। जब परागकण वर्तिकार्ग पर गिरता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परागगण। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए ब्राहा कारकों का उपयोग करते हैं। मतलब जो पुष्पी पादप होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, वो परागण को की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए कौन से कारकों का उपयोग करेंगे? बाहरी कारकों का। इनमें क्या आएगा? जैसे हवा, जल, कीट पतंगे, ये क्या होंगे? इनके ब्राहा कारक जो परागण करने में हेल्प करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? आगे देखते हैं हम। परागण के प्रकार। पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। परागण के स्रोत को ध्यान में रखते हुए 3 प्रकारों से बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक स्वयुग्मन ऑटोगेमी, अपने आप से होना। एक सजातीय पुष्प युग्मन। और दूसरा कौन सा होगा? परागण। इसमें 3 होंगे। 3 कौन कौन से होंगे? एक तो स्वयुग्मन ऑटोगेमी जो अपने आप से होता है। दूसरा सजातीय पुष्प, उसमें क्या होगा? एक ही पौधे के अलग अलग फूलों पे परागण होना। और स्वयुग्मन में क्या होता है? एक ही फूल पे परागण होना। और तीसरा कौन सा है? पर परागण, मतलब अलग अलग पौधों के अलग अलग फूलों पर परागण होना। इनके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले स्वयुग्मन के बारे में देखेंगे। स्वयुग्मन ऑटोगेमी, एक ही उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकार्ग तक परागकणों का स्थानांतरण है। इसमें क्या है? एक ही पुष्प के परागकोश से वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण, वो क्या कहलाएगा? स्वयुग्मन ऑटोगेमी। चित्र 1.9 में देखते हैं। ये रहा। इसमें एक ही फूल के पुकेसर पराग कण है वो उसके वर्तिकार्ग पर गिरेंगे। इस प्रकार के परागकण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकार्ग खुलता है एवं अनावर्त होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकार्ग की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। मतलब क्या कहा गया है? जब इसका पुकेसर भाग किशोरावस्था की तरफ जाएगा, परिपक्व होएगा, तभी सतरीकेसर भाग का भी परिपक्व होना जरूरी है। ऐसे फूलों में ये बात हमें बताई गई है, तभी इनमें आपस में निषेचन हो सकेगा। वरना ये जब अगर पहले पुकेसर का परिपक्व होना, सतरीकेसर अगर अल्प विकसित है तो वह कोई काम का नहीं होगा। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकार्ग को एक दूसरे के पास अव्यवस्थित होना चाहिए ताकि स्व परागण संपन्न हो सके। और इसके साथ ही दूसरी क्या कंडीशन बताई है कि दोनों को पास पास होना जरूरी होता है, वरना यह कंडीशन संपन्न नहीं होगी। कुछ पादपों जैसे कि वायोला, सामान्य पानसी, ओक्जेलिस तथा कोमलिना कनकोवा 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं।
उन्मिल्य परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकारक अनावर्त होते हैं, तथा अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कभी अनावर्त नहीं होते। ये चित्र 1.9 में देखेंगे। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकार एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश संपुटित होते हैं, तब परागकण वर्तिकार के संपर्क में आकर परागकण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मिल्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकारक पटक्रोश या पर परागकण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। अब हम चित्र 1.9 के ये देखते हैं। ये क्या है? अनुमूल परागणी पुष्प, अनुन्मूल्य परागणी पुष्प एक ही फूल पर है, एक ही पौधे पर है। आगे अनुमूल परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अनुन्मूल्य पौधे इससे क्या फायदे होते हैं, क्या हानि होती है, क्यों? आगे है अपना नेक्स्ट सजातीय पुष्पी परागण। सजातीय पुष्पी परागण में क्या होएगा? पौधा तो एक ही होएगा, लेकिन उसके फूल अलग अलग 2 होंगे। और उसमें क्या था? एक ही पौधा था, एक ही फूल था। वो क्या हो गया? ऑटोगेमी। ये सजात पुष्पी परागण में क्या होगा? एक पौधे पे 2 अलग अलग फूल। एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकारकों तक का स्थानांतरण होता है। मतलब एक ही पौधे के 2 फूलों से एक पुष्प के परागण लेंगे, दूसरे फूल की क्या लेंगे? वर्तिकारक लेंगे। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है। सजात पुष्पी परागण क्या है? क्रियात्मक रूप से पर परागण है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे फूल तक जाता है, जिसमें एक कारक एजेंट सम्मिलित होता है। सजातीय पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं। और युग्मन कैसे होंगे? स्व होंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा आनुवंशिक भिन्नता नहीं पाई जाती, क्योंकि एक ही पादप के 2 फूल होते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा आनुवंशिक भिन्नताएं नहीं देख सकते। और परनिषेचन, परनिषेचन में क्या होगा? 2 अलग अलग पौधों के अलग अलग फूल होंगे। परनिषेचन इसमें भिन्न भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न भिन्न पादपों के वर्तिकारक तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। यह चित्र 1.9 में देखते हैं हम। ये रहा, यह किसके द्वारा हो रहा है? कीटों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा पर परागण हो रहा है। ये यहाँ से पोलन ग्रेन ले जाकर, मतलब परागकण ले जाकर वर्तिकार पर छोड़ेगी। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है, जिसमें परागण के समय आनुवंशिकता भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। मतलब इसमें 2 अलग अलग पौधों के फूल यूज किए गए हैं, तो इसमें आनुवंशिक भिन्नता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अलग अलग पौधों के अलग अलग फूल में उनमें वैरायटी मिलेगी, और आगे आने वाला पौधा भी एक नई किस्म का होगा। अब आगे है परागकण के अभिकर्मक या कारक। परागकण किस किस के द्वारा होता है? तो मुख्य कौन कौन से है? हवा, पानी, कीट पतंगे। कीट पतंगे या फिर आप जानवर, एनिमल का नाम ले सकते हैं। ये इनके क्या क्या है? मुख्य कारक है। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 जीवीय। अजीवीय कौन कौन से होंगे? वायु या जल, तथा एक जीवीय। जीवीय में कौन से आएंगे? प्राणी कारक का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। पौधे परागण के कारक में कौन कौन से आएंगे? अजीवीय में तो वायु और जल आएंगे, और जीवीय में प्राणी आएंगे, एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। ये अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जीवीय कारकों का। बहुत कम पौधे आजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण के वर्तिकार के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। मतलब जब वायु और जल के द्वारा परागणों का वर्तिकार तक आना एक संयोग है। इसमें बहुत सारे परागणों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे एक साथ रिलीज होंगे, ताकि कोई ना कोई तो एक आधे का तो तुक्का लगे। आगे है
इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के ह्रास से जुड़े तथ्यों की शक्तिपूर्ति हेतु बीजांडों की तुलना असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हवा और वायु में परागकण बहुत ज़्यादा नष्ट होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा परागकण रिलीज होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जहाँ पर मतलब सर्वाइवल रेट कम होगी तो वहाँ पर उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। आगे है अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण क्या होगा, सबसे ज्यादा सामान्य है, कॉमन है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है। वायु परागण के लिए हल्के होंगे वो परागकण और चिपचिपाहट रहित मतलब ताकि चिपके ना जल्दी से, वो हवा में उड़ते जाए इधर उधर, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके। वे अक्सर बेहतर अनावर्त पुकेसर से युक्त होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के भाव में प्रसारित हो सके, तथा वृत्त एवं प्राय पिच वर्तिकार्ग युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु में उड़ते परागणों को आवध किया जा सके। और उनकी वर्तिकार कैसी होगी, बड़ी होगी, ताकि वो जल्दी से परागणों को कैच कर सके। वायु परागित पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। मतलब प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड होगा और पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होंगे। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा कॉनकेव है। जो आप जो फुदने टेसेल देखते हैं वे कुछ नहीं है बल्कि वर्तिकार्ग और वर्तिका है जो हवा में झूमते हैं ताकि परागणों को आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। घासों में कैसा परागण होता है, वायु के द्वारा। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। फूलों वाले पौधों में पानी के द्वारा परागण क्या होगा, बहुत ही कम होता है। यह लगभग 30 वर्षों तक ही सीमित होता है, मतलब 30 पीढ़ी तक ही चलता है। वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। कौन से पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, बायरोफाइट, टेरिडोफाइट आदि के नर युग्मक के परिवहन संचार का नियमित साधन जल ही है। टेरिडोफाइट, वायरोफाइट के परिवहन का संचालन क्या होगा, जल होगा। इनका परागण किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ बायरोफाइट एवं टेरिडोफाइट्स का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों का परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया है कि बायरोफाइट और टेरिडोफाइट का ज्यादा विस्तार क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके परागण के लिए जल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जहाँ जल होगा वहीं ये ज्यादा विकास कर सकते हैं, इसलिए इनका विकास क्या है, एक सीमित है। इनकी संख्या कैसी होती है, सीमित होती है। हर जगह नहीं पाए जाते, जहाँ जल होगा वहीं पाए जाएंगे। जल परागित पादपों से कुछ उदाहरण वेलिसिनेरिया तथा हाइड्रिल्ला जो कि ताजे पानी में उगते हैं। जल से परागण होने वाले कुछ पादपों में हम किसका उदाहरण लेंगे, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिल्ला का। किसका, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिल्ला का। किसका लेंगे, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिल्ला का, जो ताजे पानी में उगते हैं। अनेकों समुद्र जलीय घासें जैसे जोस्टेरा आदि। और इसके साथ ही हम समुद्री घास किसका उदाहरण लेंगे, जोस्टेरा का। आगे है, सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली मुकदनी पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है। क्या कहा गया है, सारे जलीय पौधे अपने परागण के लिए जल का उपयोग नहीं करते, कुछ हवा का और कीटों का भी प्रयोग करते हैं। इसमें हम किसका उदाहरण लेंगे, वाटर लिली का और वाटर हाइसिंथ का। किसका, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ का उदाहरण लेंगे। जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है, एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाता है और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण बेलिसिनेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि मादा की जो वर्तिकार्ग होगी वो एक लंबे डंठल के रूप में पानी में तैरती है और जो नर परागण होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुले रूप से पानी में तैरते हैं और फिर आपस में कांटेक्ट में आते हैं। इसका उदाहरण हम किसका लेंगे, वेलिसिनेरिया का। हम चित्र 1.11 में देखते हैं, वेलिसिनेरिया द्वारा जल में परागण। ये है, ये मादा पुष्प है,
ये मादा है, ये नर है, इसके लिए परागण होंगे, ये पानी में तैरेंगे, मुक्त होंगे, वर्तिकारक होगी और फिर पानी से ये होते हुए वर्तिकारक तक पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प में वर्तिकारक तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों सिग्रासेस में मादा पुष्प जल की सतह पर नीचे ही पानी में डूबा रहता है। क्या है कि जब जल के द्वारा होता है तो परागण बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे और वह वर्तिका तक एक आधा संयोग से पहुंच ही जाता है। इसमें दूसरा उदाहरण किसका लेंगे? समुद्री घास सिग्रासेस का। परागणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियों के परागण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकारक तक पहुंचे जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों के परागणों को पानी के भीतर गिल्ले श्लेष्मक आवरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। वायु जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मरकंद पैदा करते हैं। इनका क्या कारण हो सकता है? मतलब जिनमें परागण वायु के द्वारा या जल के द्वारा होता है वो फूल ना तो ज़्यादा रंगीन होते हैं, ना ही उनमें ज़्यादा मरकंद होते हैं। मरकंद कौन से फूलों में होते हैं? जिनका परागण कीटों के द्वारा होता है, क्योंकि कीट मरकंद के लिए फूलों के ऊपर आते हैं, फिर उनके पाँव पर वो परागण चिपक जाते हैं। जब दूसरे फूल का मरकंद चूसने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने वो परागणों को छोड़ देते हैं। आगे है, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, बर, चींटियां, शलभ या कीट, पक्षी, शंखखोरा, गुंजन पक्षी, चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक है। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी में होता है। क्या कहा गया है कि जब प्राणियों में किसके द्वारा होगा? मधुमक्खी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और ज़्यादातर यह किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा, जो चित्र 1.11 में दिखाया गया है। ये रहा कीट परागण। इसमें मधुमक्खी एक फूल का रस ले रही है तथा जब ये दूसरे फूल पे उसका रस लेने जाएगी तो वहां पर यह परागणों को छोड़ देगी। इस प्रकार इन दोनों में निषेचन होगा। आगे है, प्रधान जीव ये परागण कर्मक है। यहाँ तक कि बड़े नर वानर गण प्राणी, लीमर तथा लेम्यूर, वृक्षवासी, शाखाचारी, कृंतक, यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग में गिको छिपकली, उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए जाते हैं। मतलब प्राणी परागण में कौन कौन से होंगे? कीटों में जैसे मधुमक्खी होगी, पक्षियों में गुंजन पक्षी, चमगादड़, और जहाँ तक कि हम बंदरों भी परागण के रूप में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में ये सहायता करते हैं। और छिपकली होगी, ये सब क्या करते हैं? ये परागण के कारक हैं। प्राय प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, पूर्ण सुगंध युक्त मरकंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत के समूह बंद होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बिटलों के परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं। क्या कहा गया है कि जो प्राणियों के द्वारा जो पुष्प परागण होता है वो ज़्यादातर रंगीन होते हैं और ज़्यादा खुशबू वाले होते हैं। उनकी खुशबू और रंगों के कारण ही वो प्राणी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनमें मरकंद भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो आकर्षित होते हैं, उनके पास आते हैं, फिर एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं और परागण का कार्य करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों के कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मरकंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। मतलब उन प्राणियों को तो क्या मिलेगा? मरकंद मिलेगा, फूलों की खुशबू मिलेगी, और फूलों को उनके द्वारा क्या मिलेगा? उनके
कारक होंगे, वो परागण कारक होंगे। दोनों का फायदा होता है इसमें। इस परितोषिक को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकार के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है जो प्राणी परागित फूलों को प्राय चिपचिपा होता है। क्या कहा गया है कि ऐसे फूलों पर जिनका परागण प्राणियों के द्वारा होता है उनके परागण चिपचिपे होते हैं। जब वो उनके पास आते हैं, ऊपर उनके ऊपर बैठते हैं, जैसे भौरे, तितलियां, मधुमक्खियां एक फूल पे बैठती है तो उनके पाँव में वो परागण चिपक जाते हैं क्योंकि चिपचिपे होते हैं। और जब वो दूसरे फूल पे बैठते हैं तो वो वर्तिका के साथ चिपक जाते हैं। जब परागणों से लिप्त प्राणी वर्तिकार के संपर्क में आता है, यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने के सुरक्षित जगह के रूप में होता है। उदाहरण के लिए एमोरफोफेलस का लंबोत्तर पुष्प सप्ताह लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध शलभ की एक प्रजाति यूका पादप के बीच में होता है, जहां दोनों प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले वह शलभ द्वारा परागित होता है। क्या कहा गया है, एक फूल और शलभ के बीच में दोस्ती होती है। वह उसके शलभ है, वह उसके अंडाशय में अपने अंडे देगी और वहां से वह परागकण को ले जाकर वहां पे वो क्या छोड़ेगी, परागकण को लाकर वहां तक छोड़ेगी। तो दोनों का फायदा होता है, फूल का भी और शलभ का भी। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना आरंभ हो जाता है, और उसका लार्वा अंडे से बाहर कब आ जाता है, जब बीज विकसित होने लगता है तो उसका अंडा बाहर आ जाता है, या अंडे से लार्वा बाहर आ जाता है। क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तम्बाकू, गुलाब, नींबू, यूकलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं, क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने का भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले प्राणी एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबंध है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकार के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो परागण को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। अतः ऐसे सारे आगंतुकों भ्रमणकारियों को पराग मकरंद दस्यु के रूप में संबंधित किया जाता है। आप शायद परागकारियों की पहचान सके, न पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। इसमें ये टास्क दिया गया है कि आपके पास जो पेड़ पौधे होते हैं, गमलों के आसपास आप देखें कि उनके पास कौन से प्राणी आते हैं। मधुमक्खी आती है, तितली आती है, बंदर आते हैं, उनके बारे में जानने और वो किस प्रकार परागण करते हैं यह क्रिया देखिए। आपको उनको बारे में अगर उनके नाम पता हो ना हो, लेकिन आपको उनमें ऐसी क्रिया करने में आपको आनंद जरूर आएगा। आगे है बरही प्रजनन युक्तियां। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों के एवं परागणों को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, उभयलिंगी पुष्प एवं परागणों को उत्पन्न करेंगे जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकार के संपर्क में आते हैं। मतलब उसी पुष्प के, मतलब एक ही फूल के वर्तिकार के संपर्क में आ जाते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतर प्रजनन अवनमन होता है। मतलब एक ही फूल से एक ही परागण होगा तो वह कौन सा होगा, स्वपरागण होगा, और उससे क्या होगा, अंतर प्रजनन का अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परागण को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब अगर एक ही फूल से उसी पर बार बार में उनका परागण होता रहे तो उस फूल में ना तो कोई आनुवंशिक भिन्नता आएगी, ना कुछ में चेंजेज आएंगे, वो एक जैसे समरूप होंगे। इसलिए पौधों ने अपने परागण के लिए अलग अलग कारकों का विकास कर लिया है। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकारक ग्राहकता समकालिक नहीं होती है। या तो वर्तिकारक को तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, फिर परागों को जड़ने से काफी पहले वर्तिकारक ग्राह बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकारक भिन्न भिन्न स्थानों में अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप के पराग वर्तिकारक के संपर्क में नहीं आ पाते। इसमें क्या कहा गया है कि सब परागकण को रोकने के लिए पौधों ने क्या भिन्नता अपनाई है कि या तो वो उनके जो परागकण और वर्तिकारक दोनों सेम टाइम पे विकसित नहीं होंगे। जैसे कि उस एक पौधे का परागकण पहले विकसित हो गया और दूसरे फूल का वर्तिकारक पहले विकसित हो गई, तो दोनों फूलों में होगा। सब परागण को इस तरह से रोका जा सकता है। अलग ये उन्होंने अपने सब परागण को रोकने के लिए ऐसे उपाय ढूंढे फूलों ने।
दोनों ही युक्तियां स्वयुग्मन रोकती है। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन असमांजस्य है। यह एक वंशानुगंती प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड का निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्रीकेसर के पराग नलिका वृद्धि को रोका जा सकता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर या मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, जैसे एरंड, मक्का, उभयलिंगश्री, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि जात पुष्पी परागण को। ये सब परागण को रोकने के अलग अलग तरीके बताए हैं। कहीं पे तो परागण और वर्तिका अलग अलग व्यवस्थित होंगे, तो कहीं पर परागण पहले विकसित हो जाएगा, वर्तिका बाद में होंगी, और किसी पे मतलब ये होगा सब परागण को रोकने के लिए उभयलिंगश्री पौधे होंगे। आगे है अन्य बहुत सारी प्रजातियां, जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, मतलब अलग अलग पर होंगे, एक पे नर पुष्प होंगे, एक पे मादा पुष्प होंगे, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर एक लिंगेश्वरी होते हैं। यह परिस्थिति स्वपरागण या सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। मतलब एक पौधे पर या तो नरी फूल होंगे या मादा फूल होंगे, तो उनके आपस में स्वपरागण को आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण पारस्परिक क्रिया। परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। ठीक उसी प्रजाति के योग पराग वर्तिकारक तक पहुंचे। प्राय गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकारक पर आ पड़ते हैं, जिनमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से। यदि वैसा परागण के अयोग्य है, स्त्रीकेसर में यह क्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। इस बात में क्या कहा गया है कि जो स्त्रीकेसर होती है, स्त्रीकेसर का जो स्त्री अंग होता है, इनका वर्तिकारक से जाता हुआ, तो वह क्या करता है, दूसरे फूलों का परागण अपनी ओर नहीं आने देता, या फिर आ जाए तो उसे स्वीकार नहीं करता। वह अपनी ही प्रजाति के फूल का परागण को स्वीकार करेगा। अगर जैसे गुलाब के पौधे पर गुलाब का परागण ही मान्य होगा, गेंदे का परागण मान्य नहीं होगा, उसका स्त्रीकेसर अंग उसे रिजेक्ट कर देगा। गुलाब के पौधे पर अगर गेंदे का परागण आ जाए तो उसका स्त्रीकेसर अंग उसे रिजेक्ट कर देगा। इसमें यह बात बताई गई है। और जब वह उसे स्वीकार कर लेता है कि यह तो अपनी ही प्रजाति का परागण है, अपने ही फूल का है, तब उसे स्वीकार करेगा और आगे निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ने के लिए भेज देगा। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर वर्तिकार पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। मतलब अगर जैसे गुलाब के पौधे पर गेंदे का परागण आ जाए तो वह वर्तिकार को उसे रिजेक्ट कर देगी, या फिर वर्तिकार से होता हुआ अगर वर्तिका तक चला जाता है तो आगे वर्तिका उसे रिजेक्ट कर देती है, आगे नहीं जाने देती और निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाती। एक स्त्रीकेसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है। मतलब स्त्रीकेसर के पास पराग को पहचानने की क्षमता होती है, वह या अपनी प्रजाति का है या दूसरी प्रजाति का है। जो परागणों एवं स्त्रीकेसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद को मध्यस्थता स्त्रीकेसर या पराग के रासायनिक घटकों का संकर्षण द्वारा होता है। मतलब इसमें इस क्रिया में रासायनिक संगठन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि उसके सेम प्रजाति के परागण के रसायन होंगे तभी वो स्त्रीकेसर के रसायन उसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी हाल में ही कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्रीकेसर एवं पराग के घटकों को पहचाना तथा उनके बीच संकर्षण परस्पर क्रिया को स्वीकृत अस्वीकृत के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संयोग से परागण के अनुपालन में परागण वर्तिकारक पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र माध्यम से एक नलिका उत्पन्न हो सके। चित्र 1.12 में दिखाया गया है। पराग नलिका वर्तिकारक और वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। यदि आप याद करें कि कुछ पादपों में परागण दो कोश की स्थिति में, एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में छिड़ते हैं। अब चित्र हम 12 पॉइंट देखते हैं। ये क्या, परागणों का वर्तिकारक पर अंकुरण। चित्र अ में, ब में वर्तिका में पराग नलिकाओं में वृद्धि, और स में क्या है, स्त्रीकेसर के अनुप्रस्थ लंब काट का प्रयोग नलिका वृद्धि दिख रही है। इसमें क्या होगा, परागकण
और ये क्या है, प्रतिवंशाक ध्रुवीय केंद्र की अंड कोशिका, सहायक कोशिका। फिर आगे द में क्या है, एक अंड समुच्चय वृत्त दृश्य पटल एक सहायक कोशिका तंतु में समुच्चय में पराग नलिका में प्रवेश दिखाता है। इसमें क्या होगा, केंद्रीय कोशिका, अंड कोशिका, जीव द्रवकला, सहायक कोशिका, तंतुरूप उपकरण, नर युग्मक, कायिक केंद्रक। और लास्ट वाला क्या है, एक सहायक कोशिका में नर युग्मक का संकलन संकुराणु की गतिशीलता, एक अंडे में दूसरे कोशिका में नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र की। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकार्क में पराग नलिका में वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकीय स्थिति में होते हैं वह पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है, तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका बीजांड द्वारी हिस्से में उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा को निर्देशित करती है। वर्तिकार्क व पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक सभी घटनाओं को पराग सत्रिकेसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, पराग सत्रिकेसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति अवंति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। पराग सत्रिकेसर संकरण में क्या होता है, पराग को पहचाना जाता है सत्रिकेसर के द्वारा कि यह अपनी जाति के परागकण है या दूसरी प्रजाति के है। अगर अपनी जाति के होंगे तो उनके रसायन उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और आगे निषेचन की क्रिया बढ़ेगी। अगर वह उनकी जाति के नहीं है तो उनको वर्तिकार्क या फिर वर्तिका द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग सत्रिकेसर संकरण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागकण से अपेक्षित संकर जाति प्राप्त करने में मदद प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। आप एक कांच की पट्टी स्लाइड पर जल शर्करा घोल 10% घोल की एक बूंद पर मटर, चना, चिपकी, क्रोटोलेरिया, बालसम, गुल मेहंदी या विनका सदाबहार के पुष्पों के कुछ पराग झाड़कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी के साथ कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने से 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड में कम शक्ति लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत समय संभव है कि आप परागकणों को निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएंगे। आगे है, एक प्रजनक विभिन्न प्रजाति के संकरण क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी की अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशील कार्यक्रम के लिए प्रमुख उपागम है। इस प्रकार संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए या वर्तिकार्क को संदूषण अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरावस्था तकनीक, बैगिंग टेक्निक या विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग प्रपुष्पन से पहले पुष्प कलिका में परागकोश निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी इस्तेमाल का आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संबंधित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपायुक्त आकार की थैली आवृत किया जाना चाहिए। सामान्यतः बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकार को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग बोरावस्थावन कहते हैं। जब बैगिंग वृत्त पुष्प का वर्तिकार सुगराहता को प्राप्त करता है तब अभिभावक को संग्रहित परागकोश के पराग उसी पर छिड़का जाता है। इस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनन एक लिंगीय पुष्प का पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों को खिलने से पूर्व उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकार्क सुग्राह बन जाता है तब अपेक्षित पराग का उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत रिबिगार्ड कर दिया जाता है। इसमें क्या बताया गया है, बैगिंग की क्रिया क्या होती है, संकरण क्या होता है।
जब आपस में हम हाइब्रिड संगठन क्या होता है, हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो हम अच्छे अच्छे परागण को कलेक्ट करके अच्छे वर्तिकार्य पर डालते हैं ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ प्राप्त हो सके। बेगिंग क्या होता है, जब वर्तिकार्य विकसित होने से पहले हम उसको उसके ऊपर उसको ढक देंगे कोई आवरण से, चाहे वो पॉलीथीन हो या कपड़ा हो, ताकि उस पर कोई बाहरी परागण आके ना आ सके, बाहरी परागण ना आ सके और फूल निश्चित ना कर सके। तो इसलिए जो वर्तिकार्य को पूर्ण विकसित होती है तब हम अपने कलेक्ट किए हुए अच्छे क्वालिटी के परागण उस पर छिड़कते हैं ताकि एक अच्छी क्वालिटी प्राप्त कर सकें। इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम, बैगिंग की क्रिया। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। आज की क्लास में अपने परागण पढ़ा। परागण में क्या होता है, जब एक परागकण दूसरे फूल परागकण क्या होता है, जब परागकण वर्तिकारक तक जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परागकण। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण, सजातीय पुष्प परागण और पर परागण। स्वपरागण में क्या होगा, एक ही फूल के परागण उसी फूल की वर्तिका पर गिरते हैं। सजातीय पुष्प परागण क्या होंगे, जब एक पौधे के फूल के परागण एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकारक पर गिरते हैं। और पर परागण क्या होते हैं, जब 2 अलग अलग पौधों के 2 अलग अलग फूलों पे एक का नर फूल होगा दूसरे का मादा फूल के बीच में आपस में निषेचन होगा, उसे पर परागण कहेंगे। और ये किन के द्वारा होता है, ये जल वायु कीटों के द्वारा होता है। और जो कीटों के द्वारा होने वाले परागण के फूल ज़्यादा रंगीन होंगे, उनमें ज़्यादा मरकंत होगा, ज़्यादा सुगंधित होंगे, ताकि वो अपनी और कीटों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सके। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।